गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब जो समय है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। आपकी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां अब जोरों शोरों से स्टार्ट होने वाली है। इसी क्रम में आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके, उसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए जो पोयम आता है 12th के एग्जाम में नियर अबाउट 10 मार्क्स का आता है, उसमें एटलीस्ट 2 मार्क्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, दैट मीन्स अलंकार। हिंदी में आप अलंकार पढ़े ही होंगे। अलंकार क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है इसका आभूषण। आभूषण क्या होता है? आभूषण वह वस्तु होती है जिसको धारण करने के बाद मनुष्य की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे कविताओं में कुछ ऐसे मुहावरों, ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है जो हमारे साधारण, दैट मीन्स सिंपल मीनिंग को भी इफेक्टिव बना देते हैं। उन्हीं को इंग्लिश में हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि यहाँ पे आप लोग इसकी डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। डेफिनेशन में लिखा गया है कि वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। दैट मीन्स ऐसे शब्द या वाक्यांश जो हमारे शब्दों के प्रभाव को सुंदर बना देते हैं, प्रभावी बना देते हैं, असरदार बना देते हैं, उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। उन्हें हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, क्या काव्यात्मक उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि उपमा होता है, रूपक होता है। जैसे उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है, सिमली होता है, मेटाफर होता है, पर्सनिफिकेशन होता है, हाइपरबोल होता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें जैसे सिमली है, तो सिमली में हम क्या करते हैं कि इंग्लिश में बड़ा आसान होता है ये। सिमली में हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? उसमें कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आपका हो गया लाइक, हो गया एज, हो गया एज। इन सब चीजों का यूज करके, इन सब शब्दों का यूज करके उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग चीजों का, टू डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि हिंदी में लोग कहते हैं कि चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा। अब देखिए, चेहरा क्या है? एक कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स होता है ना, हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और चांद क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीजों का हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? सिमली हो जाएगा। इसी की तरह मेटाफर भी होता है, लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इन वर्डों का यूज नहीं किया जाता है। एकदम ध्यान से सुन लीजिए, अभी आगे उससे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सिमली में क्या होता है कि लाइक का, एज का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है, बट मेटाफर में डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है। जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन क्या है? स्वप्न के समान है। तो अब यहां पर जीवन और स्वप्न दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, तो ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया। सिमली में क्या होता है कि लाइक का यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। जैसे द ग्रेट खली लुक्स, द ग्रेट खली स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। दैट मीन्स ग्रेट खली इतने शक्तिशाली हैं जैसे कि बैल, बैल जितनी शक्ति ग्रेट खली में है। तो यहाँ पर एज का यूज किया जाता है, लाइक का यूज किया जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइस होते हैं, जो हमारे पोयम के वर्ड्स को इफेक्टिव बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं एंड
इंप्रेसिव बनाते हैं। तो इसे अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग वन बाय वन करके सिमली के बाद मेटाफर, फिर इन सब चीजों को भी अच्छे से समझेंगे। हियर इज योर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, इट्स सिमली। व्हाट इज सिमली? In a simile, comparison is made to distinguish different things, especially using like, so and as, etc. That means इसमें क्या होता है कि like का, so का और as का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है। किसमें कंपैरिजन किया जाता है बच्चों? Made to distinctly different things, मतलब जो एकदम से विभिन्न चीजें होती हैं। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में जब कंपैरिजन हम करते हैं, किनका यूज करके? लाइक का, सो का और एज का, तो यहां पर क्या आ जाता है? सिमिली आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज सोबर एज अ जज। अब जज क्या होता है? एक सिंसियर आदमी होता है, और सोबर मीन्स होता है गंभीर। वह इतना गंभीर है जैसे कि जज, ठीक है। तो यहां पर सोबर और जज का कंपैरिजन किया गया है। किसका यूज किया गया? देखिए यहां पर एज का यूज किया गया है। तो जहां भी आपको किसी भी पोयम के लाइन में इन चीजों को देखने को मिल जाए, ये सब चीजें देखने को मिल जाए, एज आए, एज आए, लाइक आए, वहां पर सीधे आप समझ सकते हैं कि आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? सिमिली यूज किया गया है। जैसे द ग्लो ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का चमक, वाज एज ब्राइट एज सनशाइन, सूर्य की किरणों जैसा चमक था। किसमें? उसके फेस के ग्लो में, चमक में। यहां पर अब क्या है? अब देखिए ये फेस का जो कंपैरिजन किया गया है, ये फेस के ग्लो का जो कंपैरिजन किया गया है, वह किया गया है किससे? सनशाइन से। किससे किया गया है बच्चों? सनशाइन से, मतलब सूर्य की किरणों से, सूर्य के चमक से चेहरे के तेज का तुलना किया गया है। तो यहां पर ये लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स, तो इस टाइप की तुलना हमें देखने को मिलती है किसमें? सिमिली में। अगले वाले एग्जांपल में देख लीजिए। अब यहां पर ग्रेट खली, अब ये क्या है? मैन है, और यहां पर ऑक्स क्या है? एनिमल है, मतलब आदमी और जानवर का तुलना किया गया है। यहां पर क्या है? एज अफ्रेड एज अ ग्रास होपर, तो इतना डरा हुआ है जैसे कि टिड्डा। तो टिड्डा क्या होता है? टिड्डे को जिसे छूते हैं तो तुरंत फट से भागता है ना। तो कोई इतना डर जाए जैसे कि टिड्डा भागता है। तो इन सब चीजों का अब सब में देख लीजिए, यहां भी एज का यूज हुआ है, यहां भी एज का यूज हुआ है ना। सब में एज का यूज हुआ है या एज का यूज हुआ है। इसी तरीके से हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हर लिप्स लुक्स लाइक अ रोज, है ना, उसके होठ जैसे कि गुलाब। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं? सिमिली के अंतर्गत आती हैं। तो सिंपल सी आपको देखिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा ना दिमाग पे जोर नहीं देना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि देख लीजिए कि क्या जो कंपैरिजन हो रहा है वो लाइक का यूज करके हो रहा है, या एज का यूज करके हो रहा है, या फिर एज का यूज करके हो रहा है। अगर ये सभी चीजें आपको दिख रही हैं उन लाइनों में, तो वहां पर सीधे आप समझ जाइए बेटा कि आपका क्या यूज हुआ है? सिमिली यूज हुआ है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर। स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेटाफर, रूपक अलंकार। हिंदी में तो आप लोग जानते ही होंगे, इंग्लिश में क्या होता है? इन अ मेटाफर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग द कनेक्टिव वर्ड्स। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि मेटाफर में
बिना लाइक, एज, देन, रिसेम्बल्स, इन सब शब्दों का, एज का, इन सब शब्दों का यूज किए बिना डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। तो जहां पर डायरेक्टली कंपैरिजन हो, कैसे, टू डिफरेंट थिंग्स का, है ना, विदाउट कनेक्टिव वर्ड्स, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका मेटाफर हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने लिख दिया है कि ये क्या है, एन इम्प्लाइड सिमली, सिमली का ही क्या है, उल्टा होता है ये। उसमें सिमली में इन सब शब्दों का यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए, बट यहां पर नहीं होता है। यहां पर हिंट भी हमने दे रखा है आपको कि डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है इसमें। जैसे यहां पर देखिए, माय टीचर इज एन एंजल, माय टीचर इज एन एंजल, मेरे अध्यापक जैसे कि देवदूत हो, ठीक है। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका सोने जैसा दिल है ना। तो अब देखिए यहां पर टीचर की तुलना किससे हो गई, एंजल से हो गई। हार्ट की तुलना किससे हो गई, गोल्ड से हो गई, है ना। इसी तरीके से कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, आप लोग जानते ही हैं, बचपन से पढ़ाया जाता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऊंट तो जहाज है नहीं, लेकिन तुलना किया गया है। तो यहां पर विदाउट यूजिंग लाइक, एज, देन, एज, तो इन सब शब्दों का यूज जो है ना, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जहां पर दो अलग अलग चीजों का डायरेक्ट तुलना हो जाए, वहां पर सीधे आपको लगा देना है क्या, मेटाफर। वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, मेटाफर होगा। जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है, स्वप्न जैसा है, एक स्वप्न है। तो यहां पर देख लीजिए, लाइफ है, ड्रीम है ना, इनमें कोई भी कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो मेटाफर एकदम सिंपल होता है। सिमली भी आपका सिंपल है। सिमली में क्या ध्यान देना है कि ये सब चीजें आएंगी, है ना, ये सब चीजें भी आ सकती हैं, बट मेटाफर में ये सभी चीजें नहीं होंगी। अगर जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख लेगा, इसको समझ लेगा, है ना, वो आसानी से जो भी आपका पोयम का लाइन होगा, उसमें अगर पोएटिक डिवाइस पूछता है, तो अगर आप ये ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं कि लाइक का यूज किया गया है, एज का यूज किया गया है, एज का यूज किया गया है, रिसेम्बल्स का, देन का यूज किया गया है, तो क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। अगर नहीं किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। इजिली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए, इसके लिए आज आपका सिमली और मेटाफर तक ही रहेगा। बाकी जो बच गए हैं वो कल कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक होता है फिगर ऑफ स्पीच का, जो कि अगली वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो आपका ये यहाँ से 2 या 3 नंबर जो भी आता है वो तैयार हो सकता है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, वहां पे आप अपने प्रॉब्लम्स को पिन कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। कल अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था फिगर ऑफ स्पीच, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे पर्सनिफिकेशन और ऑक्सीमोरॉन। जैसा कि कल आप लोगों को पढ़ाया गया था सिमली एंड मेटाफर। सिमली में क्या बताया गया था, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं आप लोगों को। सिमली में बताया गया था कि हम दो अलग अलग चीजों का आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। किसका यूज करके, लाइक का यूज करके, एज का यूज करके। और मेटाफर में क्या होता है कि उसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, इन सब वर्डों का यूज, कोई भी कनेक्टिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वो वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आज हम लोग देखते हैं कि पर्सनिफिकेशन क्या होता है। पर्सनिफिकेशन को हिंदी में अगर कहा जाए तो मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। अब इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है, क्या लिखा है, मानवीकरण, मतलब कि इसमें निर्जीव वस्तुओं का, जो डेड थिंग्स होती हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, मानवीकरण करते हैं, मतलब मानव के रूप में, मतलब कि जिंदा करते हैं उसे। जैसे एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, लोग कहते हैं और
फिल्मों में अक्सर यूज किया जाता है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब इसमें देखिए लव क्या है, एक फीलिंग है। अब हमारी फीलिंग अंधी कैसे हो सकती है ना? अंधे तो इंसान होते हैं, लेकिन प्यार अंधा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि निर्जीव वस्तु की तुलना किससे हो रही है? सजीव वस्तु से हो रही है। तो देखते हैं कि हम लोग का डेफिनेशन क्या कहता है। लिखा गया कि इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब विरोधी विचार ना, आर ट्रीटेड एज लिविंग बीइंग्स। उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? लिविंग बीइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं ना, मतलब कि मानवीकरण अलंकार के द्वारा वस्तुओं को, मृत वस्तुओं को चेतना युक्त, मतलब जीवित वस्तुओं या पशुओं को इंसानी रूप में हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो वहां पर होता है आपका पर्सानिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है आपका लव इज ब्लाइंड, द ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। अब देखिए ट्रूथ मतलब सत्य, अभी क्या है? लाइफलेस थिंग्स है। अभी कहाँ बैठ जा रहा है? लिखा है सिट्स, बैठ जाता है अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, मरते हुए आदमी के ऊपर। तो सत्य क्या है? एक निर्जीव वस्तु है ना? एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग्स ही है, लेकिन इसका भी हम क्या कर रहे हैं? मानवीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, है ना? अवसर हमारा दरवाजा खटखटाता है लेकिन एक बार। अब बताइए, इंसान दरवाजा खटखटाता है कि अवसर दरवाजा खटखटाएगा? तो इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं जहां पर मृत वस्तुओं का या जानवरों का हम लोग उसको अगर मानव के रूप में उसका मानवीकरण कर देते हैं, तो वहां पर बेटा हो जाता है आपका पर्सनिफिकेशन। अगली वाली जो है उसे देखिए, यह है ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास अलंकार। इसमें क्या होता है कि इसमें हम दो ऐसी चीजों को साथ में रखते हैं जो एक दूसरे का विरोध करती हो। नहीं करते हैं? जैसे कभी आप लोग कहते हैं कि मेरा जीवन खुली किताब की तरह है ना, यह एक खुला हुआ रहस्य है। तो वो रहस्य ही कैसा? जो खुला हुआ हो, सब जानते हो। जब सब जान जाएंगे तो रहस्य रह कहा जाएगा। रहस्य तो उसे कहते हैं जिसके बारे में कोई न जानता हो। तो ये क्या है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, मतलब कि दो विरोधी विचारों को एक साथ रख दिया जाता है। तो वहां पर हो जाता है बेटा ऑक्सीमोरॉन। तो आपका अगर कोई पोयम की लाइन आती है आपके पेपर में, उसमें पूछता है कि कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रख करके अपनी पोएटिक डिवाइस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है लाइफ इज अ बिटर स्वीट, जीवन सुख दुख का संगम है। अब देखिए जीवन जो है उसमें सुख भी आता है दुख भी आता है, तो सुख और दुख तो एक दूसरे के विरोधी हो गए। इसी तरीके से हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, कहते हैं ना कि मेरे पास तो कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। अरे यार, जब कुछ है ही नहीं तो बहुत कुछ कैसे हो जाएगा? तो ये सभी चीजें जो होती हैं एक दूसरे के विरोधी होती हैं। यहाँ पर ये वाली जो चीज है ना, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ भी है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, खुला हुआ रहस्य, है ना? रहस्य कभी खुला हुआ रह ही नहीं सकता, जब सब लोग जान जाएंगे तो रहस्य कैसे होगा? तो अगर इन सब चीजों की तुलना किसमें होती है? आपके पोयम में होती है, पोयम की लाइंस में होती है, तो वहां पर वो कौन सा पोयम हो जाएगा? ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सभी चीजें क्या हैं? एक पोएटिक डिवाइस है ना, काव्यात्मक उपकरण है। जैसे आप लोग गाने सुनते होंगे, उसमें क्या कहते हैं कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का तुलना करता है, चांद से करता है, कभी सूरज से करता है, कभी फूलों से करता है, कभी हिरन से करता है। तो एक्चुअली में वो ऐसा होता थोड़ी ना है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना, अपनी बात को और प्रभावी बना देना, असरदार बना देना, यही तो होता है आपका क्या? फिगर ऑफ स्पीच। और उसमें ये सब अलग अलग चीजें हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
So students, your next topic is hyperbole. हाइपरबोल मीन्स होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है कि चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके क्या कहते हैं कि नेबरहुड में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इतना, वो नहीं कहते हैं कि फेंकू है, मतलब कि हर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहता है। तो ऐसे जितने भी शब्द हों जिन पर बिलीव करना मुश्किल होता है, वो सभी चीजें किसमें आती हैं? हाइपरबोल में। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा है कि इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड एम्पैथिक बाय ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे नहीं कहते हैं कि अरे मैं तो इतना थक गया था कि साल भर सोता रह गया। आप साल भर सोता रह, कोई कितनों थका रहेगा, साल भर तो नहीं सोएगा। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं बेटा, वो आती हैं आपके हाइपरबोल में। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए क्या लिखा है। रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, मतलब युद्ध में खूनों की नदियां बहने लगी। अब चाहे कितना भी बड़ा युद्ध हो जाए, चाहे वर्ल्ड वार फर्स्ट हो जाए, सेकेंड हो जाए, अब उसमें तो क्या कहते हैं कि खून का नदी तो नहीं बह सकता। चाहे कितना भी खून बहे, इतना खून तो नहीं बह सकता कि उसमें से नदी निकल जाए। तो ये सभी चीजें हैं। आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मैं साल भर सोता रह गया। आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, मैं उसके लिए पहाड़ ढकेल सकता हूँ, पहाड़ हटा सकता हूँ, पहाड़ उठा सकता हूँ। अब ये सभी चीजें हम कहते तो हैं, लेकिन इनका होना एकदम से नामुमकिन होता है। मुमकिन नहीं, नामुमकिन होता है, मतलब थोड़ा सा भी चांस नहीं होता। हो सकता है कि ये सभी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी सभी चीजें जो आपको देखना क्या है कि अगर आपके पोएम्स के लाइन में कोई ऐसे शब्द हैं जो ओवर स्टेटमेंटेटिव हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है? सीधे हाइपरबोल को टिक करना है, या राइट करना होगा तो हाइपरबोल ही राइट कीजिए। उसके बाद आपका अगला वाला आता है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये क्या होता है कि हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। एकदम ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें जो इसके जो कॉन्सोनेंट होंगे ना, कॉन्सोनेंट के जो इसके साउंड होंगे बेटा, वो रिपीट करेंगे, बार बार वही आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर माई डियर, डियर इज डियर, यहां पर भी डी कॉन्सोनेंट है, ये भी डी कॉन्सोनेंट है, और ये भी डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जहां पर कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट बार बार आ जाए आपके सेंटेंस में, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। जैसे लिटिल लक्ष्मण लाइक लिस, अब यहाँ पर एल 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 एल, अब देखिए रिपीटेड है, तो एक है क्या? कॉन्सोनेंट है। यहां पर देखिए किरण किड केप्ट प्लेइंग, तो के, तो जब कॉन्सोनेंट का क्या हो, बार बार रिवीजन हो, कॉन्सोनेंट ही आए, और वो भी सेम कॉन्सोनेंट, अलग अलग नहीं, सेम कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है, तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार होगा? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? तो आपकी होगी एलिट्रेशन। इसको आप एकदम आसानी से पहचान सकते हैं, बस ध्यान देना है कि आपका सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट करेगा, लाइक दिस। अब आपके एक या दो और बचे हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो पोएटिक डिवाइस है, वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एसोनेंस, स्वर साम्य अलंकार। अब स्वर साम्य अलंकार क्या होता है? अभी पीछे आप पढ़े हैं ना, वहां पर क्या हो रहा था? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा था। अब यहां पर क्या होगा? क्या लिखा है कि रिपीट द सेम वावेल, यहां पर सेम वावेल रिपीट होगा, बट स्टार्ट विथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब उसके जो कॉन्सोनेंट साउंड होंगे ना, वो अलग अलग होंगे। जो वर्ड होगा वो अलग अलग कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा, बट उसमें जो वावेल आएगा वो सेम रहेगा। लाइक जेरी वेंट हियर, सो जे डब्ल्यू एच, डिफरेंट कॉन्सोनेंट, बट you see here E. So vowel is same but consonant is different.
अगर इस तरीके से चीजें घटती हैं तो क्या हो जाएगा, वो एसोनेंस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्वर सम अलंकार। बस इतनी सी चीज आपको देखनी है कि आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन उसमें जो वावेल आएगा ना बेटा वो सेम होगा। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वहां पर आपका हो जाएगा एसोनेंस। नेक्स्ट है आपका ओनोमोटोफोइया। इसको कहते हैं ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। मतलब जो ध्वनि होती है, एक तरह से जो ध्वनियां निकलती है ना, उन्हें कहते हैं। जैसे यहां पर फ्लैक्स, फ्लैटर एंड फ्लैश। फ्लैक्स, अब फ्लैग क्या करता है, झंडा क्या करता है कि फड़फड़ाता है, एंड फ्लैश चमकता है। शुक शुक द लिटिल ट्रेन रैम्बल्ड ओवर द ट्रैक्स। मतलब ट्रेन कैसे करती है, कैसे आती है, छुक 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 करके आती है। झंडा जब हवा चलता है तो फड़फड़ाता है। तो इसमें क्या होता है कि चीजों की साउंड निकलती है, उसको साउंड को पहचानना होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग ओनोमोटोफोइया। और इसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। मतलब ध्वनि का अनुकरण करने वाला जो चीज, जैसे कि भेड़ हो गई, तो भेड़ क्या करती है, ब्लीट करती है, मेमियाती है, तो उसकी वो ध्वनि है। तो जिस चीज की, अगर किसी भी चीज की ध्वनि आ रही है उसमें, तो उसको हम कहेंगे ओनोमोटोफोइया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक और आपका बच गया है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा भी हो जा रहा है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। अगर बाई चांस आ जाता है तो उसको भी आप लोग कर लेंगे। दैट्स इट।